जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं जहां पर बैठा हूं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, आप भी अगर जब उनके बारे में सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। रिटायर्ड पर्सन है मिस्टर आरिफ एम मुस्तफ़ा जी, जिनके हम घर पे, दफ्तर कहिए, उनकी लाइब्रेरी कहिए, हम वहाँ पर आए हैं। एंड हम सर को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम उनसे बातचीत कर सकें एंड उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, एंड उन्होंने जो हमारे अंडमान निकोबार के लिए, ना सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भारत देश के लिए भी उनका जो योगदान है उस बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आरिफ एम मुस्तफ़ा जी कौन है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आरिफ सर 1982 में सरकारी नौकरी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे नियुक्ति हुई थी उनकी। एंड एज टेक्निकल असिस्टेंट उन्होंने कई साल काम किए। उनके कार्य को देखते हुए उनको जो है, पहले जो हमारे द्वीपों में डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट हुआ करता था, जो अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहलाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट में उन्हें 5 साल के लिए डेपुटेशन के लिए एज इंचार्ज वहाँ पे नियुक्त किया गया था। एंड वहाँ पर भी उनके कई सारे अहम किरदार हैं जो उन्होंने निभाए हैं, उस बारे में भी हम सर से विस्तार में बात करेंगे। उसके बाद दोबारा उन्हें जो है, जब हमारे एलजी श्री वक्कम पुरुषोत्तम जी हुआ करते थे, उन्होंने ऑन डिमांड उनको जो है फिशरीज विभाग पे दोबारा ले आए थे। एंड अपने 34 साल के इस सरकारी नौकरी में अंत में असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के तौर पर उनका जो है रिटायरमेंट हुआ था। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने उनके बारे में बताया है। बाकी जो बातें हैं वो मैं अपने ज़ुबान से नहीं बता सकता, इतने सारे हैं, एंड उसे एलैबोरेटली जो हम सर के ज़ुबानी ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम सर को हमारे चैनल में धन्यवाद करते हैं, एंड धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सकें, आपके बारे में कुछ जान सकें, ताकि हमारे द्वीपवासी, हमारे भारत देश के लोग और जो हमारे चैनल को देखते हैं वो आरिफ एम मुस्तफ़ा सर को भी जाने। जय हिंद सर। बड़कपन है कि आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। 1982 में मैंने एज टेक्निकल असिस्टेंट टू डायरेक्टर ऑफ फिशरीज यहाँ के फिशरीज विभाग में ज्वाइन किया। तो उस वक्त मैरीन फिशिंग तो चल रही थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से सब्सिडी स्कीम्स थे, वेलफेयर स्कीम्स थे, वो भी चल रहे थे। पब्लिक की तरफ से जो मसला हमारे सामने आया वो ये था कि मीठे पानी में पाले जाने वाली मछलियां जो थी, उनके बच्चे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे और पूरी पॉपुलेशन हडबे से लेकर के डिगलीपुर तक लोग यही मांगते थे कि हमें मीठे पानी का मछली दीजिए। राइट। डिपार्टमेंट जो है वो कलकत्ता से इंपोर्ट करती थी, मंगवाती थी, बाई एयर मंगवाती थी, और एक टिन पे 1000 मछली के बच्चे रहते थे। राइट। मसला ये था, प्रॉब्लम ये होती थी कि वहाँ पे रात में डिस्पैच कर दिया जाता था क्योंकि एयर कार्गो है। तो ये ट्रांजिट में काफ़ी मॉर्टेलिटी, डेथ हो जाती थी बच्चों की। मछली, हाँ, ओके। और हम यहाँ कैपेबल नहीं थे
कि उन्हें फौरन खोल करके रीपैक करें। हम उसी डब्बे को लेकर के किसी भी जरिए से, सी से या बाय एयर तो बहुत कम मिलता था चांस, उसे लिटिल अंडमान के लिए भेजते थे, रंगत के लिए, मायाबंदर के लिए, डिगलीपुर के लिए भेजते थे। तो वो फार्मर्स के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आता था कि भाई हमें वो हेल्दी बेबीज मिले हैं अपने अपने पॉन्ड्स पे डालने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए जी। और उस वक्त 120 रुपए एक फार्मर के लिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट था 1982 में। जी, 1982 बिल्कुल में। बिल्कुल जी तो उस वक्त हमारे एक डायरेक्टर आए, डॉक्टर केपी बिस्वास। जी। उनका इनलैंड फिशरीज पे बैकग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। तो मैंने उनसे बात की कि सर हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये रिवराइन फिशेस हैं, जब रिवर पे मॉनसून का पानी का फ्लो होता है तो ये उस पे अपने आप ब्रीड करती हैं और उस पे हम इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं मेनलैंड पे। अच्छा अच्छा। कि इंड्यूस ब्रीडिंग मीन्स उसमें मेल फीमेल को अलग अलग लिया जाता है, उनकी मैच्योरिटी देखी जाती है और फिर उनके अंदर इंजेक्शन किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों को सेक्स हार्मोन्स उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे, तुम लो जिम्मेदारी और ब्रूडर कलेक्शन शुरू करो। ब्रूडर मीन्स जो मैच्योर्ड फिशर्स हैं, मेल भी हो फीमेल भी हो, उनका कलेक्शन शुरू करो। हमने कोशिश की और अपने डिपार्टमेंट के बगल में ही हमने एक पॉन्ड क्रिएट किया। वो क्रिएट करके उस पे ला के रखे, उनको फीड किया और फिर डॉक्टर विश्वास के साथ मिल करके हमने उन्हें सेक्स हार्मोन्स देना शुरू किया जब क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत सूटेबल थे। एंड फॉर्चुनेटली पहली दफ़ा इंडियन मेजर कार्प्स पोर्ट ब्लेयर पे ब्रीड करे। पॉन्ड में? जी, पॉन्ड में, पोर्ट ब्लेयर पे ब्रीड करे, पॉन्ड पे। ओके। और यहाँ के फार्मर्स को हमने उन्हें ग्रो करके यहाँ के फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। हमारा रेट शायद उस वक्त 10 रुपए 1000 था, तो 120 रुपए से 10,000 पे आ गए। और उस वक्त जो खुशी हमने देखी है फार्मर्स के चेहरे पे, लोग और ये जो हेल्दी बेबीज को लेकर के। बट ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि आप कह रहे हो कि वो जो फिशरीज है वो रनिंग वाटर में ब्रीड करते हैं, अब एक रुका हुआ पानी में वो ही क्वालिटी ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, उसके लिए उन्हें एक्साइट करने के लिए सेक्स हार्मोन्स दिए गए। अच्छा, और ये उस वक्त कंडक्ट किया गया जब हैवी रेन था और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नीचे आ गया था। इन्हें आज भी उसी कंडीशंस में ब्रीड कराया जाता है। तो दूसरी, ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट था। वो बच्चों को बड़ा करने के लिए एक्चुअली हमें एक फार्म सेटअप की जरूरत थी, लेकिन फार्म सेटअप हमारे पास नहीं था। तो कोलैप्सेबल प्लास्टिक पूल्स थे जिन्हें आप लगा दीजिए तो वो बड़े बड़े पूल्स, उस पे पानी भर दीजिए। हमने वो डिपार्टमेंट के चारों तरफ लगा करके उस पे बच्चों को पालना शुरू किया। ये एग्जैक्टली किस लोकेशन में हुआ करता था? ये जहाँ पे आज फिशरीज एक्वेरियम और म्यूजियम है, स्टेडियम के बगल में। जी, स्टेडियम के बगल में। वहां पे पहले उस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज फंक्शन कर रहा था। तो उसके चारों तरफ हमने लगा करके उन बच्चों को बड़ा किया और फिर उन बच्चों को बाहर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें फार्मर्स का सहारा लेना पड़ा, उनके पॉन्ड्स हमें लेने पड़े, उन पॉन्ड्स को तैयार करना पड़ा और उन पॉन्ड्स पे ये छोटे बच्चों को छोड़ करके हमने उतना बड़ा किया जिस लेवल पे उन्हें फार्मर्स को दिया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि हम हेल्दी बेबीज और एग्जैक्ट काउंट से 1000 बच्चे जो हैं वो एक पैक में फार्मर को दे रहे थे। यहाँ तक हमने लिबर्टी दी थी फार्मर्स को जो करीब के थे कि भाई आप आइए और ये बच्चे लेके निकल रहे हैं हजारों में, आप अपने हाथ से बोलिए किस तरफ के बच्चों को लेंगे और जिन बच्चों को आप छोड़ना चाहते हैं उन्हें छोड़ दीजिए, हम वापस ले लेंगे। ये कौन सी मछलियां थी, कौन सी ब्रीड की थी? इंडियन मेजर कार्प कहते हैं। जिनमें 3 मेजर वैरायटी होती है, कतला, रोहू और मिर्गाल। कतला जो है ये पानी के ऊपर के हिस्से पे खाता है,
रोहू बीच के हिस्से पे खाता है और मृगाल जो है वो नीचे बॉटम से खाता है। ओके ओके ओके। तो वो पूरा जो पॉन्ड का लेयर होता है वाटर का, वो पूरे का पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद हमने नया गांव पे एक साइट सेलेक्ट किया। हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और टेक्निकल ऑफिसर थे, मिस्टर चंद्रशेखर। तो मैं और चंद्रशेखर हम लोग घूम रहे थे कि कहीं से हमें एक जगह मिले पोर्ट ब्लेयर के अंदर या पोर्ट ब्लेयर के करीब, जहाँ पे हम अपना फार्म लगा सके। राइट राइट। नया गांव पे एक वाटर बॉडी है, नया गांव टैंक कहते हैं उसे, उसके नीचे के हिस्से में। फिर हम अपने डायरेक्टर साहब को ले गए, एक नायर साहब थे, उनको ले गए, उन्हें दिखाए, फिर वो सेक्रेटरी साहब को ले गए और उस तरह से वो एरिया जो है हमें अलॉट हो गया। और पीडब्ल्यूडी ने वर्क टेकअप किया, जैसे रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ। 87 या 88 पे हमने वहाँ पे काम शुरू कर दिया फुल फ्लैश ब्रीडिंग का। चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा है। जी जी जी। पहले जो था हम मछली का सर काटते थे, सर काट के उसका ब्रेन निकालते थे। उसके ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, राइट, उसे अलग किया जाता था, फिर उसे मसला जाता था, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए तोड़ा जाता था, तोड़ करके उसे सेंट्रीफ्यूज करते थे और उसके अंदर से जो सेक्स हार्मोन्स है वो उस पे आ जाते थे। अच्छा। डिस्टिल वाटर के साथ उस सोल्यूशन को लेकर के फिशेस को इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन आज वो दौर खत्म हो चुका है। ओके। आजकल सिंथेटिक हार्मोन्स मार्केट पे अवेलेबल हैं। तो अब सिंथेटिक हार्मोन लेकर के यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है हर साल ये फिश सीड प्रोड्यूस करती है और उसे लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक प्रोफेसर अमलेश चौधरी थे कलकत्ता के, वो बायोएक्टिव सब्सटेंसेस पे काम किया करते थे कि एनिमल के अंदर से कौन सी चीज ऐसी मिलती है जो बायोएक्टिव है। और उस तरह की बहुत से केमिकल्स जो हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं एडवांस स्टेज में, उनके यूरिन पे एक हार्मोन निकलता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। अगर हम उसे आइसोलेट करके फिश पे ट्राई करें तो शायद ये इंड्यूस हो सकते हैं। तो उन्होंने बनाया कलकत्ता पे, उन्होंने मुझे वो स्टफ दिया और मैंने यहाँ हरपट्टाबाद पे उसे यूज किया। ओके। फिशेस के ऊपर। उस पे दिक्कत ये हुई कि 40% मोर्टेलिटी हो गई जिन्हें हमने इंजेक्शन दिया था, लेकिन बाकी ने ब्रीड किया। नाइस। बाकी ने ब्रीड किया। और फिर उसके बाद वक्त बदलता गया। मैंने डिपार्टमेंट पे रहते हुए डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट भी मैंने लिया, जो पहला प्रोजेक्ट था कोरल रीफ्स पे, अंडमान के कोरल रीफ्स पे, क्योंकि हमने ये देखा था उस दौर में कि यहाँ के कोरल रीफ्स टूट रहे हैं, मर रहे हैं, सुकड़ रहे हैं। उसके दो मेन वजह थी। एक तो जो टूरिस्ट उस वक्त आते थे, अनजाने में वो कोरल रीफ्स के ऊपर पांव रख करके चलते थे। राइट। दूसरी परेशानी ये थी कि पूरे अंडमान में हर जगह डेवलपमेंटल वर्क हो रहा था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और यहाँ के टॉरेंशियल रेन में जब वो कटी हुई मिट्टी बहती है तो वो बहते हुए समुंदर में जाती है और समुंदर में फिर फैलती है, फिर वो सेटल होती है। और कोरल्स जो हैं, कोरल्स को बनाने वाले जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बोनलेस है। अच्छा। वो बहुत छोटे हैं, 1 मिलीमीटर से भी आप नीचे चले जाइए। कुछ हैं जो 1 या 2 मिलीमीटर होते हैं। उनके सिर्फ ऊपर ऐसे मूंछ की तरह टेंटिकल्स होते हैं और नीचे एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। वो कोरल्स को बना करके उसके अंदर ही रहते हैं। जैसे सेलुलर जेल आज है आपके सामने, इंसानों ने उसे बनाया, इंसान चले गए,
अब वो ढांचा रह गया सेलुलर जेल का। एग्जैक्टली। तो इसी तरह ये कोरल्स हैं, जो कोरल्स को हम समुद्र किनारे देखते हैं या म्यूजियम्स पे देखते हैं, तो इनके वो बनाने वाले चले गए हैं, ये सिर्फ वो ढांचा रह गया है जिसे हम कोरल्स कहते हैं। बिल्कुल। तो ये कोरल रीफ पे उसकी बर्बादी हो रही थी, ये दो वजह। तीसरी वजह थी बम्बू फ्लैट पे एक वुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, राइट। और लॉन्ग आइलैंड पे एक थी। उनका जो डिस्चार्ज होता था, अच्छा। उस डिस्चार्ज पे फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक, स्क्यू, इस तरह के केमिकल्स थे, जो केमिकल्स बहुत ही कम कंसंट्रेशन में कोरल्स को और दूसरे मैरीन एनिमल्स को मार सकते थे। तो हमने इसके साथ एक स्टडी शुरू की। हमारे टीम लीडर जो थे उस वक्त, क्योंकि मैं ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, तो जो टीम लीडर थे, एक लेडी थी, वो हमारी जूनियर थी बॉम्बे पे, यामिनी। फिर उनके साथ और भी दो लोग थे। एक थे ये वेसल के चीफ इंजीनियर रह चुके थे, मिस्टर मोहन थे, और एक मैरीन बायोलॉजिस्ट की तरह एक्वेरिस्ट थे, मिस्टर मैथ्यू। ओके। तो हमने ये जो सर्वे है, और उसके लिए मुझे छुट्टियां लेनी पड़ी डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के परव्यू में इस तरह का रिसर्च वर्क और ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का चलाना वो नहीं आता। राइट राइट। तो हमने डिगलीपुर से लेकर के कैम्बल वे तक कवर किया, और हर जगह गवर्नमेंट एजेंसीज ने हमारी टीम को सपोर्ट किया। ओके, that's nice. उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास स्क्यूबा सिलेंडर था, लेकिन अब डिगलीपुर और मायाबंदर पे हमें बचा करके चलना पड़ता था गैस को, कि पोर्ट ब्लेयर ही जाकर के हम इसकी फिलिंग कर पाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट के जो स्पॉन्सर थे उस वक्त, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो टेक्निकल ऑफिसर थे, वो ओशनोग्राफी और फिशरीज के लाइन के थे। तो डिसाइड ये हुआ कि वो इसे एक सेमिनार में प्रेजेंट करेंगे, और उन्हीं के फंडिंग से उन्होंने स्पॉन्सर किया। यहाँ अंडमान साइंस एसोसिएशन एक है जिसका हेडक्वार्टर कैरी पे है, तो कैरी ने एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया, जिस पे ये था कि वो आएंगे, डॉक्टर एस.एन. द्विवेदी, और वो प्रेजेंट करेंगे। और फॉर्चुनेटली ही हैपन टू बी एडवाइजर टू देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, ऑन फिशरीज एंड अदर मैरीन रिलेटेड थिंग्स। सिंपोजियम से एक हफ्ते पहले हमें पता चला दैट ही हैज टू गो अब्रॉड, वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं और वो यहाँ नहीं आ सकते। तो उसपे फिर फर्स्ट ऑथर पे मेरा नाम वहां पे रखना पड़ा और मुझे प्रेजेंट करना पड़ा। तो उस स्टडी में हमें पता चला कि यहाँ का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसका 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो कोरल का है, उस पे कोरल्स हैं। और टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया तो पहले से मालूम था, इंडियन नेवी ने और हाइड्रोलॉजिकल स्टेशंस ने सर्वे करके वो बताया था 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 2000 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ पे कोरल था, और उसमें से 300 स्क्वायर किलोमीटर तक का कोरल्स मर रहा था या मर चुका था। उस सर्वे पे ये दिखाया गया। उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर एस.एन. द्विवेदी ने आईडीए की मीटिंग पे प्रेजेंट किया जी। हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें कन्विंस किया, और अल्टीमेटली एक दिन आया कि कोरल्स जो हैं वो शेड्यूल्ड एनिमल हो गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अब आप कोरल्स को तोड़ नहीं सकते और उन्हें डैमेज करने का काम नहीं कर सकते, लेकिन जो सिल्टेशन की परेशानी है ये आज भी हमारे द्वीपों में आम है। क्योंकि हम जब कंस्ट्रक्शन लेते हैं, हमारा जो विड्थ है, टोटल विड्थ आइलैंड्स का, वो बहुत कम है। तो हम जिस जगह भी ये कंस्ट्रक्शन लेते हैं वहां पर अर्थ एक्सकवेशन हैवी होता है, और रेन, दो मॉनसून है हमारे पास, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें या तो ईस्टर्न सेक्टर पे ये निकलता है या वेस्टर्न सेक्टर पे निकलता है, और वहाँ के जो कोरल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंटली कि यहाँ के कोरल एनवायरनमेंट पे क्या स्ट्रेस हो रहा है,
उसकी कुछ स्टडीज की और उसे पब्लिश किया और वो जर्नल्स में पब्लिश हुए। उसके आगे चल के यहाँ पे फ्रांस का एक रिसर्च वेसल आया था, कैलिप्सो। राइट। वो जैक कुस्टो सोसाइटी का रिसर्च वेसल था। जैक कुस्टो उस आदमी का नाम है जिसने अंडर वाटर ब्रीडिंग अपैरेटस स्क्यूबा को इन्वेंट किया। उनका वेसल यहाँ पे आया था और 40 दिन तक यहाँ रहा। उनके पास बहुत ही एडवांस, उस वक्त के बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट थे। बैथिस्कोप था, हेलीकॉप्टर थे, डाइविंग सेट्स थे। तो उनके साथ काम करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज इंडियन काउंटर पार्ट मुझे उस पर डिप्यूट किया और मैं 40 दिन तक कम से कम उनके साथ रहा। रात में अपने नेवल शिप पे सोता था, जो दो नेवल शिप उसे स्कॉट करते थे, उसके साथ चलते थे। दिन में उनके साथ काम करता था। तो मुझे बड़ी हसरत होती थी देख करके कि ये स्क्यूबा कर रहे हैं, इतने अंदर अंदर जा रहे हैं और मैं सिर्फ मास्क लगा करके सरफेस पे या 1-2 मीटर ही जा पाता। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने मुझे स्क्यूबा की पूरी टेक्निक समझाई, सिखाई और फिर एक दिन आया कि वो मुझे इंडिपेंडेंटली स्क्यूबा देते थे कि ठीक है तुम भी चलो साथ में। लेकिन मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था कि 8 से 10 मीटर के नीचे तुम नहीं आओगे। तो वो 8 मीटर का एक रोप लटका देते थे एक वेट के साथ कि ये तुम्हारा गाइडलाइन है, तुम इस पे रुकोगे, तुम इससे नीचे मत आना। तो उनके साथ मुझे मौका मिला। हमारे द्वीपों के वेस्टर्न कोस्ट के आगे 3 बड़े बड़े कोरल बैंक्स हैं। किसी बादशाह ने कभी कश्मीर को देखकर कहा था कि अगर दुनिया में जन्नत है तो यही है। मैं तो ये कहता हूं कि उन 3 कोरल बैंक्स को उस वक्त जो मैंने देखा पहली दफा, तो मुझे लगा कि अगर जन्नत है तो शायद जन्नत यही है। पानी के अंदर इतना खूबसूरत, इतना फ्लोरिशिंग। ये किस साल में था ये 89 या 90। वक्त इतने हाईटेक मशीनरीज इक्विपमेंट्स होते थे कि आप मैं नीचे नहीं जा सका। आप नीचे नहीं गए? मैं एकदम नीचे नहीं गया। मैं वही, मेरी सेंसर थी कि 8 मीटर या 10 मीटर पे लटको, राइट। उससे नीचे मत आना एकदम। और तो ये जो कोरल बैंक्स की आप बात कर रहे हो वो समुद्र की कितनी गहराई में है? 21, 19, 30 इतने मीटर्स इतने मीटर्स पे है। तो हर कोरल बैंक्स को तो मैं करीब से नहीं देख सका। देखिए, और ये कोरल्स जो जिसे कोरल्स हम कहते हैं ना, वो कोरल एक एनिमल नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि भाई एलिफेंट, तो एलिफेंट एक एनिमल होता है। जी। कोरल एक कंपोनेंट है और जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, ये एक जमावड़ा है, एक असेंबलेज है 3000 लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स का। पहले के रिपोर्ट्स हैं कि अगर सैटेलाइट से कोई चीज दिखती है तो वो ऑस्ट्रेलिया के बगल में ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ जी, बिल्कुल। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जब हमारे पिक्सल बढ़ गए, तब देखने जब रेजोल्यूशन बढ़ गया, तब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा था। उससे पहले के जितने इमेजरीज हैं उनमें ये चीज दिखती। मेन टूरिज्म का जो बैकबोन है वो मैरीन फन है, बिल्कुल, मैरीन डोमाइन का। जो आर्टिफिशियल हम स्कूटर लेकर के या वो दूसरे उसमें स्काइंग वगैरह में जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है स्क्यूबा। और स्क्यूबा में लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पे वो जिंदा धड़कते हुए वो कोरल रीफ्स हैं, बिल्कुल, जिन्हें वो देख पाते हैं। और उनके साथ जो वो 3000 एनिमल्स का असेंबलेज होता है, जिसमें बहुत से फिशेस भी हैं, उन्हें हम देख पाते हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस था ये फिशरीज में रहते हुए हुआ था? फिशरीज का था। ओशन डेवलपमेंट नहीं, ओशन डेवलपमेंट में बाद में गए। ओशन डेवलपमेंट ज्वाइन करते ही पता चला कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड। वो बैरन आइलैंड के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई है। तो ओशन डेवलपमेंट के जो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वो एक हिंदुस्तान ही नहीं, वो साउथ ईस्ट एशिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के एक माने हुए जियो फिजिक्स थे। तो उन्होंने खबर भेजा कि भाई हमारा नया स्टेशन खुला है, कुछ उसके बारे देखो। अब सर मैं तो गया फिशरीज की बैकग्राउंड से, अब ये वाल्कनो आ गया ऊपर,
मेरे, जी। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं तो ये हूँ, और तो उन्होंने वहां से जियोलॉजिस्ट को, एक जियोलॉजिस्ट को भेजा कि इसे बता करके आओ, तुम 3 दिन वहां पे रहो कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें करने हैं। जी। उसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा फोन लाइन पे आ गई, और उन्होंने कहा आरिफ ये इंस्ट्रूमेंट लो, ये इंस्ट्रूमेंट लो। तो कई इंस्ट्रूमेंट थे, कई नहीं थे। तो यहाँ जो लोकल डीलर हैं, तरंग ट्रेडर्स, उनसे हमने खरीदा। और फिर एलजी साहब के पास गए, रंजीत सिंह दयाल थे, तो उनके पास गए कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है, और मैं जाना चाहता हूँ उस पर, हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वॉल्केनो है जो फटा है और जिसे हमें स्टडी करना है। तो उन्होंने कहा आप कितना स्टडी कर सकेंगे? मैंने कहा सर हम जियोलॉजिकल एस्पेक्ट को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ओशनोग्राफिकल फीचर्स जो डिपार्टमेंट ने मुझे सिखाया है अभी 3 महीने में, उसे ज़रूर हम कर सकते हैं। तो एक दफ़ा उन्हें लेकर के भी गए, और उसके अलावा भी मेरा वहाँ पे 18 दफ़ा जाना पड़ा। किस पर्पस के लिए आप वॉल्केनो में विजिट करते थे? क्योंकि आपका जुड़ाव तो फिशरीज विभाग से है ना? उसकी जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो टेरिटोरियल चेंजेस है, जो ओशनिक चेंजेस है। अब देखिए, फिशरीज का तो मैं हूं, मैं उस डाटा को अपने लिए अप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जो चीजें हमने वहां पे देखी, जैसे वो वॉल्केनो का फटना, वो वॉल्केनो का जो ब्लास्ट है, और वो हम करीब की पहाड़ी में एलजी साहब को लेकर चढ़े, और वहां से बहुत करीब हो जाता था, और नीचे से लावा रिवर का निकलना, और इतना एनॉर्मस लावा निकला कि वो 15 मीटर का वहां पे एक नेविगेशनल मैप मास्ट था। उसने पूरे 15 मीटर के नेविगेशनल मास्ट को कवर कर लिया और सी की तरफ बढ़ा, और अल्टीमेटली ये हुआ कि सी पे वी गेन्ड एरिया, जो लैंड एरिया था हमारा, वो बैरन आइलैंड का बढ़ गया सिर्फ उस लावा रिवर की वजह से। चारों तरफ से? जी, एक तरफ से जहां से इसका डिस्चार्ज हो रहा था, दूसरी तरफ कंटूर वैसी ही रहा। अच्छा, फिर सी टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहां पे जो फिशेस का बिहेवियर था, उससे दूर रह करके, 1 किलोमीटर दूर रह करके, 2 किलोमीटर दूर रह करके जो हमने उन्हें हुक से लिया, वो पता चला। फिर सी का जो पीएच होता है, जो उसकी एसिडिटी होती है कि सी वाटर वो सी वाटर एसिड होने लगा, क्योंकि सल्फर का डिस्चार्ज हो रहा था, हैवी डिस्चार्ज सल्फर का, और सल्फर रिएक्ट करके वो एसिड फॉर्म कर रहा था समुद्र के पानी को। तो उसके एक कोस्ट लाइन से हमने उसे ट्रेस किया, ट्रैक किया, तो काफी दूर तक वो एसिडिक पानी ही मिलता रहा। अच्छा, फिर उससे जो ऐश निकल करके कोस्ट पे आ रहा था, तो अचंभित करने वाली चीज ये थी कि वहां पे कई क्रैब्स थे। क्रैब्स की एक कम्युनिटी है, वो वहां पे थी। वो कम्युनिटी उल्टा दौड़ रही थी, समुद्र में नहीं जा रही थी, वो जमीन की तरफ आ रहे थे। वो जमीन की तरफ आकर के एक दूसरे पहाड़ पे वो चढ़ रहे थे। तो हमने उनका पीछा किया कि भाई ये जंगल में कहाँ जा रहे हैं। तो पता चला वो पहाड़ पे चढ़ करके दूसरी तरफ उतर रहे हैं, जहां पे लावा का इफेक्ट नहीं है। इसी तरह दूसरे कई, जैसे गैस्ट्रोपोड्स हैं, जो आपके शेल्स होते हैं, उनको भी वहां देखे कि वो इमीडिएटली माइग्रेट करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये इतना हॉस्टाइल था जो हमने देखा। फिर वहां पे जो ये है बकरी है, जिसे वाइल्ड कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारी ही बकरियों की तरह कैप्रा हिरकस वो आती है। तो वो बकरियां जो है, वो बकरियां कैसे अपने आप को सिमेट करके एक तरफ ले ली। तो जब एलजी साहब के साथ वहां दिन के वक्त में हमने एक आवाज सुनी, एक बकरी का बच्चा की आवाज कहीं से आ रही है, उसे ट्रैक करे तो पता चला वो एक जगह पे फंस गया है समुद्र के किनारे। उस बकरी के बच्चे को मैं ले आया था घर, और उसे शिप में चढ़ाने के बाद उसे मास्टर वगैरह ने दूध भी पिलाया। यहाँ पे लाने के बाद कैरी जो है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके वेटनरी साइंटिस्ट जो है, वो उसे लेकर गए, क्योंकि उनके बारे ये मशहूर था कि वो सॉल्ट वाटर लेते हैं।
बैरन आइलैंड में और कोई सोर्स नहीं है पानी का? सोर्स है लेकिन वो पेरिनियल नहीं है, वो सीजनल है। बारिश के मौसम में वहां पे पानी जमा होती है। ओके। फिर हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 जर्मन साइंटिस्ट यहाँ पे आए। वो उस वक्त फिलीपाइंस का एक वाल्कनो भी एरप्ट हुआ था, पिनाटोबो। वो पिनाटोबो पे काम कर रहे थे। फिर उन्हें बैरन के लिए डिप्लॉय किया गया और मैं उनके साथ भी गया। और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कई टीमें आई और हर टीम मुझे लेकर के गई कि तुम नेविगेट करो और ट्रैकिंग करा के दो। राइट। हम लोगों को, तुम्हें यहाँ का आइडिया है। तो वहाँ अजीब अजीब चीजें हैं। जब वो वॉल्केनो बस्ट होता है, अगर उस वक्त आप आज भी जाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी और प्लेनेट पे उतर गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप चल रहे हैं, आपके बगल में जमीन में होल है, सुराख है और उससे गर्म हवा आ रहा है। इतना गर्म हवा आता है कि हमने उस पर कॉफी और चाय भी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपको कि आपने इतने विस्तार में आपके जीवन में जो जो कुछ घटनाएं हुई, सकारात्मक घटनाएं हुई, इसके बारे में आपने हमें बताया। हम चाहेंगे कि जो किताबें मैं देख रहा हूँ जो आपने हमें यहाँ पे दी है कि इट्स लाइक रिटन बाय आरिफ एम मुस्तफ़ा एंड अल्तमश मुस्तफ़ा, दिस वन इज़ विद यू एंड अक्षय मलावी जी। एंड एक और किताब है अंडरस्टैंडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काला पानी। इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें कि ये पहली किताब जो वोल्केनो बैरन आइलैंड के बारे में सर ने अभी हमें बताया और उस पर सर ने ये किताब भी लिखी है। अगर हमारे दर्शक इस किताब को लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कहाँ पर अवेलेबल होगी? ये तमिलनाडु बुक एजेंसी है जो गणेश मंदिर के बगल में फर्स्ट फ्लोर पे है। जी जी जी। उस पे ये अवेलेबल है। ओके। ये तम सारी किताबें? जी नहीं, ये सारी किताबें नहीं है। ये बैरन आइलैंड के बारे में, बैरन आइलैंड वाली किताब वहाँ और पे ये है। जो स्पोर्ट्स फिशिंग है एंड अंडमान एंड ये भी उन्हीं के पास। आप चाहे तो तमिलनाडु बुक स्टोर में इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प किताब है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर ने हमें ये चारों किताबें दी थी, हमने थोड़ा थोड़ा रेफरेंस के लिए गो थ्रू किए थे एंड वाकई में ये बहुत मज़ेदार है। अगर आपको भी हमारे अंडमान निकोबार की स्पोर्ट्स फिशिंग या वॉल्केनो के बारे में जानना है तो आप ब्रीफ में आप इसे जान सकते हो एंड अपना ज्ञान को भी जो है बढ़ा सकते हो। ये जो किताब है अंडरस्टैंडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काला पानी, इसमें समुद्रिका जो हमारा नेवल मैरीन म्यूजियम है हेडो जाने के रास्ते पे टील हाउस के ऑपोजिट में जी, उस बारे में काफी अच्छे से इसमें डिटेल्ड में बताया गया है। हम चाहेंगे कि सर इस किताब के बारे में दर्शकों को चंद शब्द जरूर कहें सर प्लीज। ये किताब नेवी ने स्पॉन्सर किया है, एएन कमांड ने इसे स्पॉन्सर किया। मैं समुद्रिका का कंसल्टेंट रहा हूँ। अच्छा। और जब इसे बनाया गया तो मैं कह सकता हूँ कि मैं फाउंडिंग कंसल्टेंट था। ओके। समुद्रिका का कि इसका लेआउट कैसे होगा, डिस्प्ले आइटम्स क्या होंगे। और जब वो बन करके इनॉग्रेट हो गया तो ये 92 में शायद इनॉग्रेट हुआ था, तो हमने एक साइक्लो स्टाइल वो छोटी सी पैम्फलेट वहां पे बनाई थी। लेकिन एक दफा वहां पे दौरा हुआ CNC का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और उन्होंने उसे देख करके कहा कि आप इतना अच्छा म्यूजियम रख रहे हैं। उन्होंने नेचुरली एडमिरल बंसल से कहा जो उस वक्त यहाँ के ये थे, सिनकैन थे जी। उनसे कहा कि आप create something which attract the tourists, some pamphlets, that sort of thing. तो फिर वो सिनकैन की तरफ से मुझे खबर आया कि आप इस पे एक किताब वो कीजिए। मैंने कहा मैं कर दूंगा किताब, मैं किताब कर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो वो रिसोर्सेस नहीं है। राइट। तो और मैं ऑफिस के वक्त में नहीं कर सकता। तो ये डिसाइड हुआ कि शाम में ऑफिस के बाद मैं वहां बैठूंगा। तो मैं वहां कभी 5 बजे जाता था, कभी 8 बजे जाता था। लेकिन मैं जब जाता था तब मैंने पाया कि वहां की टीम जो है अपनी जगह पे बैठी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है। और उस वक्त कंप्यूटरग्राफी इतनी थी नहीं। तो काफी मेहनत के बाद ये तैयार हो गया। फिर सिनकैन इसे देख करके खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। और वो प्रिंट करवाने के लिए भी हम लोगों को भेजे, जो 2 हम ऑथर थे, मैं था और पॉल जेम्स से, कमांडर पॉल जेम्स।
हमें भेजे और हम जाकर के वहां से पब्लिश करा के लाए। बाद में इसे रिप्रिंट किया गया, फिर थर्ड टाइम भी किया गया, और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है ये 80 रुपीज की मिलती थी उस वक्त, अच्छा। और इसकी कम से कम 10,000 कॉपीज जो हैं बिकी है। वाह। अब शायद ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ये कुछ पुरानी कॉपीज हैं वो रखी हुई है। तो अभी अगर लोगों ने ये किताब लेनी है तो ANC को ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये मेरे पास भी 2-4 कॉपीज हैं। जी जी जी। और उसके अलावा फिशरीज में रहते हुए आपने वो फिशरीज का दौर वो किया, हम ओशन डेवलपमेंट पे घुस गए। फिशरीज पे रहते हुए मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला था, एक्चुअली एक जापानीज नेवी के कैप्टन थे, वो यहाँ पे आए थे, तो उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि तुम फिशरीज से हैं, तो वो मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। राइट। कि आप फिशरीज पे है, यहाँ पे एक डीप सी शार्क है और उसके लीवर से एक ऑयल निकलता है जो ये ट्रेडिशनल शार्क लीवर ऑयल से अलग है। राइट। उसे आप सीधे सन पे एक्सपोज कर दीजिए और वो अपना ऑयल डिस्चार्ज कर देता है, उसे गरम वरम करने की तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उस ऑयल के अंदर एक केमिकल है जिसे स्क्वेलिन कहते हैं। स्क्वेलिन की आज पूरी दुनिया में बहुत मांग है। डेट वाज समटाइम 88 और 89। इसकी बहुत मांग है। ये प्लास्टिक सर्जरी पे यूज होता है। अच्छा। ये स्किन का आज तक का बेस्ट नोन क्रीम कह लीजिए या ऑयल है। अगर आप इसे स्किन पे लगाएं तो ये बहुत नरम हो जाता है स्किन। और जो अब हमारे वहाँ जो ब्यूटी एड्स बन रहे हैं जापान में और यहाँ तक के कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, उस पे स्क्वेलिन एक कंपोनेंट होता है। तो मैंने, उसने तस्वीर दिखाई, मैंने कहा सर ये शार्क तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर यहाँ के फिशरमैन कम्युनिटी से बहुत इंटरेक्ट करे, हर किसी से पूछे भाई आपने ये शार्क देखा, ये देखा? बोले नहीं, ये क्या है? ये चॉकलेट कलर का शार्क है, ये तो हमने नहीं देखा। ये डीप सी में पाए जाते हैं? हाँ, उन्होंने बताया था कि ये डीप सी में है, 800 मीटर की गहराई पे मिलेंगे। ओहो। तो उसने बताया कि हम रटलैंड के इतने किलोमीटर नीचे थे। अच्छा। नीचे मतलब साउथ ईस्ट पे थे, इतने किलोमीटर साउथ ईस्ट पे थे। राइट। तब ये दूसरे कंट्री की सबमरीन्स ने, ब्रिटिशर्स या अमेरिकन की सबमरीन ने हम पे चार्ज किया है। ओके। तो हम रिटेलिएट करें। और जब कुछ घंटों बाद हम वहां पहुंचे तो सिर्फ ये शार्क मरे हुए थे। ओह। तो अंडर वाटर? हाँ, मतलब मर करके ऊपर आ गए समुद्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मुझे तो उस वक्त कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी इसकी, लेकिन अभी मैं रिटायर्ड हो गया, ये हो गया, तो उन्होंने बताया उनके किसी रिश्तेदार की एक फिशरीज इंडस्ट्री है वहां पे जापान पे। तो एक दिन मैं वहां देखने गया, तो मैं इस शार्क को देखा, मुझे याद आ गया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो दिन। और उस वक्त हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी किए थे। तो मैं नेवल आर्काइव्स में जाकर के वो फोटोग्राफ्स निकाल करके लाया, जापानीज नेवल आर्काइव में, और उसे बताया। उसने मुझसे कहा कि भाई आप मुझसे सारा पैसा ले लो, ये कहाँ पे आपने देखा है वहां जाओ, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ओके। तो मुझे जब इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास से मिल गई तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरे टच में रहिए, मैं कोशिश करता हूँ। और तब प्राइवेट बोट्स और डिपार्टमेंटल बोट्स, उस वक्त डिपार्टमेंट के पास 1 डजन फिशिंग बोट्स थे। ओके। बड़े बड़े जो सी पे जाते थे। जी। और फिश ला करके यहाँ की मार्केट पे रेट सेल करते थे, और उससे रेट कंट्रोल था। वो अपनी रेट पे 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में वो सेल करते थे। तो आज वो चीज खत्म हो गई है, बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल। आज प्राइस कंट्रोल नहीं है। तो उन्हें भी लेकर के मैंने उधर का चक्कर मारना शुरू किया। तब एक रुकावट आई कि इसका लाइन तो 800 मीटर नीचे जाना है, इसको डिजाइन करना है। तो तब उसे डिजाइन किया गया। तब तक वो जो जापानीज कैप्टन था वो एम्पिडा के टच में कोचीन में चला गया। एम्पिडा मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। वो काफी बड़ी एजेंसी है जो हमारे सारे एक्सपोर्ट्स को देखती है। तो जब मैंने इन्हें कॉल किया उस वक्त STD करना होता था,
जी जी जी। तो वो मेरे घर पे कर देते थे और कभी ऑफिस पे कर देते थे। एम्पिडा से उन्होंने टाई अप किया और उन्होंने कहा कि मैं जापान जाके आपको वो प्रॉपर लाइंस भेजता हूं जिससे आप 800 मीटर से इस फिश को निकाल सकते हैं। और वो जापान गए, उन्होंने वो कंसाइनमेंट पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको दे रहे हैं, अब मुझे क्या होता अगर वो लाइंस लेकर के मुझे यहाँ 5 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता कि उसे फैब्रिकेट करो, उसे लेइंग करो। तो उसी कैप्टन के थ्रू हमने एम्पिडा को ये किया कि सर आप लोग बीच में आइए, ऑफिशियली आपके पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, सब कुछ है। तो वो भी वो सारी चीजें लेकर यहाँ आए और तब यहाँ पे हमने लोगों को लेकर के डिपार्टमेंटली उसकी कास्टिंग फैब्रिकेशन शुरू किया। फैब्रिकेशन शुरू करके दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप था। तब तक वो जापानीज कैप्टन भी वापस आ गया, ही वाज सो एक्साइटेड, नहीं ये मिलेगा, गेट इनटू माय पॉइंट। उन्होंने एडमायरबिलिटी चार्ट देख करके उन्होंने कहा ये एरिया है। तो तब तक हमने उसका कंटूर निकाल लिया, वहां पे डेप्थ किया, तो हमें पता चला वो ये जो जगह बता रहे हैं इट इज 600 और 650 मीटर्स डेप्थ। 700 भी आता, फिर 550 भी हो जाता। ये तरह का अंडुलेटिंग डेप्थ है। तो एग्जैक्ट उसी जगह पे गए, लाइन ले किया गया शाम के वक्त बेट के साथ। वो लाइन लेइंग में काफी वक्त लगता है, उस पे 2 बोट लगते हैं। लाइन लेइंग हो गई और सवेरे सनसेट से थोड़ा पहले हमने हॉलिंग शुरू की। हमारे जहाज पे विंच नहीं था जो उसे लपेट करके ले ले, तो मैनुअल हॉलिंग शुरू हुई 800 मीटर से। एंड माय गॉड दैट इज अनफॉरगेटेबल। सारे लाइट्स ऊपर जल रहे थे और जैसे ना जो नीले रंग का पत्थर होता है, नीला हरा रंग का सफायर, वो जैसे 2 चमक रहे हैं जस्ट लाइन के बगल में। और जब उसे और लिफ्ट करे ऊपर लाए तो द सेम शार्क वाज देयर और उसके पीछे उसका झुंड था, हर हुक पे एक, हर हुक पे एक, हर हुक पे एक। लोग लपट गए उस जापानीज कैप्टन को, वो जापानीज कैप्टन हम लोगों को लपट गया। और ऊपर लेते साथ, ऑन बोर्ड लेते साथ, वो जापानीज ने अपने पास से एक छोटा सा चाकू निकाला और फिश का चमड़ा काटा, चमड़े को पलट दिया और उसके अंदर से जो मसल्स थे वो मसल्स को ले करके वो ही वाज एंजॉयिंग वो रॉ फिश एकदम कच्चा, लाइक सुशी। तब हमें पता चला कि ये शार्क जो है ये अंडे देती है। तो मैं भी कई बार उसके अंडे को लेकर घर आया। वो ये अलाउड था, ये लीगल था उस समय? जी। आज भी लीगल है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। वो अंडा पूरे के पूरा मुर्गी या बतख के अंडे को आप तोड़िए तो उसमें यॉक होता है, उसके चारों तरफ एल्बुमिन होता है, सफेदी होती है। जी बिल्कुल। ये अंडे जो निकलते थे पूरा का पूरा यॉक होता था और इतने बड़े बड़े, टेनिस बॉल से बड़े, और सफेदी नहीं होती है, सफेदी नहीं थी। और उसे आप घर पे लाके फेंटिए प्याज और जैसे होता है आमलेट के लिए, तो वो मेगा आमलेट बनता था। यहाँ तक कि बे आइलैंड्स होटल पे, मैरिन हिल होटल्स पे हमने उसे बनाया। अच्छा, और इसके गोश्त में वो दूसरे शार्क की तरह वो यूरिक स्मेल नहीं है। उसे अगर कोई आपको ना बताए और काट करके दे दे तो आप समझेंगे ये किसी पर्च का, गोबरा का, स्नैपर का या फिश का ये गोश्त है। अच्छा, इसका गोश्त भी टेस्टी है। और इस चीज को फिर मैंने पब्लिश किया नागा में। नागा एक मैगजीन है जो ओन्ड बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वेटिक रिसोर्सेस मैनेजमेंट। उन्होंने इसे पब्लिश किया और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अंडमान से हमें पहली दफा ये डीप सी शार्क मिली है। और ये खबर जब फैली है तो विशाखापट्टनम से अपने इंडियन वेसल्स चले हैं और शायद वो आज भी इसी शार्क की तलाश में घूम रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है यहाँ से। और हमारे टीएसजी के ओनर भास्कर साहब ने तो एक शार्क ऑयल वो प्लांट भी लगा लिया था और वहाँ प्रॉपर एक्सट्रैक्शन होता था। और इन्होंने यहाँ से बहुत ह्यूज क्वांटिटी जो है
वो मेनलैंड भेजा, मेनलैंड से ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे। इसे रिफाइन करने की किसी चीज की यहाँ जरूरत नहीं थी। जैसा रॉ ऑयल मिलता था वो रॉ ऑयल को कट करके ऑयल उसके शरीर के कौन से हिस्से से मिलता था? पूरे लीवर से लीवर से। जी हाँ। ओके ओके ओके। तो इसका लीवर निकाल लेते थे हाँ। और बाकी जो है वो अंडे यूज हो जाते थे और फ्लैश यूज हो जाता था। Right. उस पे वो स्टिंग, वो यूरिक स्मेल नहीं था। You told, yeah. तो वो काम करने के बीच में जब उस वक्त मैं रिपीटेडली हर शाम कम से कम ऑफिस से निकल करके अपने इंटरेस्ट पे चला जाता था कि भाई देखिए, पहला काम तो ये हो गया कि यहाँ हमने फिश सीड बना दिया। दूसरी चीज ये हुई कि एक नई चीज निकली है और हमारी इंडस्ट्री अब फैल रही है। बिल्कुल। तो उससे एक एक्साइटमेंट था। तो मैं या तो डिपार्टमेंटल वेसल मिलते थे या प्राइवेट मिलते थे, प्राइवेट जबकि बहुत कम थे उस वक्त। बिल्कुल। तो यही डीप सी से हार्वेस्ट के चक्कर में एक दिन मुझे एक नए तरह का लॉबस्टर मिला, जिसके सामने वो पतली मूछें नहीं थी, वो गाय की तरह 2 सींगे थी। तो उसे मैं लेकर आया, मैं ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास गया कि भाई साहब ये क्या है। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा ये तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आप ये सैंपल छोड़ दीजिए हमारे पास। मैंने कहा सैंपल मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सैंपल मैं घर ले जा रहा हूँ और मैं इसे प्रिजर्व करूंगा। और फिर उसके पीछे लगे। फिर इंडियन क्रस्टेशियन एक्सपर्ट्स, एक चेन्नई पे थे, एक कलकत्ता पे थे। कलकत्ता के ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट से हिमांशु, वो तो इतने एक्साइटेड हुए हैं उसके फोटोग्राफ्स को और जो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया था। ही हिमसेल्फ केम डाउन टू पोर्ट ब्लेयर और आकर के मेरे घर पे बैठ करके उन्होंने उसे एग्जामिन किया और तब हमने पब्लिश किया कि ये स्पीयर लॉबस्टर पहली दफा अंडमान वाटर से रिकॉर्ड हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड? नहीं, अंडमान वाटर से। दूसरे जगह मिलते होंगे, दूसरी वैरायटीज होंगी। अंडमान वाटर में ये पहली दफा वो रिकॉर्ड हुआ। तो उसके लिए भी चेन्नई से वेसल्स यहाँ आने लगे और सिर्फ उस लॉबस्टर के लिए वो स्पेशलाइज्ड कैचिंग गियर्स लाए थे। वो गियर से उन्होंने उसे पकड़ना शुरू किया। समुद्री दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ पे आज भी साइंटिस्ट तक मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो अभी तक इन्वेंट कहिए या उसे खोजी नहीं जा चुकी है, नहीं जा सकी है, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है। इसके जितने गहराई में हम जाएंगे, यहाँ और भी बहुत सारी अनोखी अनोखी चीज़ मिलती रही हैं, आगे मिलती भी रहेगी। सर के भी लाइफ के बारे में जब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बात करें, वैसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं एंड बहुत सारे तजुर्बे हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर सर का नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर इनके जो जीवनी है, इन्होंने जो लाइफस्टाइल जिया है, आप उनसे संपर्क कर उनसे बात कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, खासकर इन सब्जेक्ट्स में जैसे स्पोर्ट्स फिशिंग हो गया, अंडमान के बारे में जानना हुआ, मैरीन लाइफ के बारे में जानना हुआ, अंडमान की कितने प्रकार के फिशेस हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे द्वीपों में, इस बारे में आप जान सकते हो। एक आखिरी चीज़ हम सर से ये जानना चाहेंगे, ये किताब मैं काफ़ी देर से अपने हाथ में रखा हुआ हूँ और ये जो इंटरव्यू मैंने आरिफ सर का लेने का निर्णय लिया था, ये इस किताब की वजह से ही है। इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, हम चाहेंगे कि सर ही इसके बारे में बताएं। एक उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था वो ये था कि हमारे अंडमान निकोबार का जो सराउंडिंग है उसके कंट्रोल में कितना सी वाटर आता है, उसका जो लेआउट बनना होता है वो कैसे बनता है एंड वो कैसे बना, ये सर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम चाहेंगे कि सर प्लीज अंडमान आर्टिकल्स, बिल्कुल, जिसे चीफ सेक्रेटरी और इंद्रेश जी ने अभी हाल में ही ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2025 अभी जो साल गुजरा है, जब आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी यहाँ पर आए थे और हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार सर, उन्होंने जो है अपने हाथों से सर के साथ में इस किताब का विमोचन किया था। इस किताब में जी जो पहला चैप्टर है जी वो अंडमान आइलैंड्स की नेचुरल हिस्ट्री पे है। नेचुरल हिस्ट्री वो एस्पेक्ट है जिसे आज तक किसी ने भी टच नहीं किया और कोई भी पब्लिकेशन इस पे नहीं है। इस पे बताया गया है
कि ये आइलैंड्स का बर्थ कैसे हुआ। पहले ये माना जाता था कि डिगलीपुर से आगे बर्मा में अराकान योमा पहाड़ियां हैं जो माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन के कंटिन्यूएशन में है। अच्छा। पहले ये माना जाता था कि हम उनसे जुड़े हुए थे और एकदम सदर्न पार्ट में कैम्बल बे के पास से हम वहां से इंडोनेशिया के एचिन हेड से जुड़े हुए थे। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था कभी मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, सेपरेट हो गया, ये जो है वो हिस्से डूब गए। लेकिन उसके बाद जो आज मानी जाने वाली, सबसे ज्यादा मानी जाने वाली जो थ्योरी है वो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम पैट्रिक नन है, उन्होंने अपनी किताब में बताया है ओशनिक आइलैंड्स। इस किताब में उन्होंने बताया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये माउंटेनियस रेंज नहीं था। अच्छा। ये समुंदर के तल से निकले हुए हैं और ये निकले इस वजह से क्योंकि नीचे वोल्केनिज्म, जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत इंटेंस है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो है नॉरकंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड आज भी एक्टिव है और हमारे सी में जो सराउंडिंग सीज है इस पे थर्मल वेंट्स हैं। थर्मल वेंट्स आप कह सकते हैं कि अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं, या अंडर वाटर वॉल्केनोज के छोटे मॉडल्स हैं। उसके अंदर से कंटिन्यूअसली ये सल्फर का एक एमर्जन निकलता रहता है, सल्फर एमिट होती रहती है और उसका अपना एक सिस्टम है। तो उन्होंने तो वो चीज जो है पहली दफा इस किताब में अंडमान आर्टिकल्स पे मैंने शॉर्ट में, ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है, फॉर्मेशन ऑफ अंडमान। जी, फॉर्मेशन ऑफ अंडमान। पहली सोच थी कि हम जो है हिमालय के हिस्से हो सकते हैं, कंटिन्यूएशन है, बजाय उसके आपने बताया जैसे मिस्टर पैट्रिक डन ने जो थियरी बताया कि हम नीचे से उभरे हुए हैं ना कि पहाड़ के हिस्से। ओके। और बाकी आप ये नील, हेवलॉक और कार निकोबार को छोड़ दीजिए, वो कोरल्स पे बैठे हुए आइलैंड्स हैं, वो कोरल्स से बने हैं। लेकिन जो आप जैसे यहाँ आप विजयपुरम के भी समुद्री किनारे से जाइए तो आपको काले काले पत्थर नजर आएंगे, भारी भारी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कार्बिन्सकोव की तरफ जाते हुए रास्ते पे आपको वो प्लेट्स की तरह दिखेंगे, ऐसे फैले हुए प्लेट्स की तरह दिखेंगे, ऐसे रिजेस की तरह आगे बढ़े हुए, चपटे से। यस, बिल्कुल। वो गुडविल स्टेट जो है जहाँ पे साइंस सेंटर है, उसकी टर्निंग से नीचे आप देखें, जो जज के जो बंगला है, जज के बंगले के नीचे के हिस्से में जी। तो वो जो है वो जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये सॉलिडिफाइड मैग्मा है, ये वोल्केनिक एक्टिविटी निकलता है, ये वो मैग्मा है जो ड्राई हो चुका है, जो ड्राई हो चुका है। और अगर आप नॉर्थ, ये मिडिल अंडमान पे आप जाएं, आप रंगत से ट्रेवल करें टुवर्ड्स माया बंदर, तो जस्ट रंगत के बाद आपको राइट हैंड में जब पानी कम हो, आपको वहां पे हल्के लाल रंग के पत्थर नजर आएंगे जो आयरन है। मैग्मा सॉलिडिफाई होने के बाद हल्के हल्के हरे रंग के पत्थर नजर आएंगे, वो कॉपर है, जो कॉपर सॉलिडिफाई हो गया है। वो रंग बिरंगी पत्थर वो हर वक्त नहीं नजर आएंगे, ऐसे तो आप गुजरते हुए देखें तो काले, लेकिन आपको जरा रुक करके वो सन का प्रॉपर शेड उस पे एंगल हो लाइट का, तब आपको वो रंग नजर आएगा। तो पैट्रिक नन की थ्योरी शायद वैलिड है। अच्छा, उसके बाद इस किताब में जो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई है, जो पैनल सेटलमेंट हुआ है, जी, उस बारे में भी मैंने देखा आपने, वो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से किताबें हैं, राइट। बहुत सी किताबें, वो बहुत कम है। उसके बाद हम इस पे चले गए हैं जो जियोलॉजिकल ये है डिपॉजिट्स हैं कि अंडमान पे क्या क्या डिपॉजिट है। फिर जो जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, सुनामी को पूरी तरह से कवर किया गया है और वोल्केनिज्म को कवर किया गया है, और सुनामी के वक्त के फोटोग्राफ्स यहाँ साउथ अंडमान से लेकर के ग्रेट निकोबार तक, बिल्कुल कैम्बल बे तक जितने फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स इस पे डाले गए हैं। राइट, रियल फोटोज हैं सारे। जी। अच्छा, अब इसके बाद इस पे जो है वो हम फॉरेस्ट पे आ गए हैं कि यहाँ की फॉरेस्ट किस तरह की। और सबसे बड़ी बात इस किताब की ये है
कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जी जो फॉरेस्ट है जैसे, जी 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 तो फॉरेस्ट का वेटिंग जो है, टेक्निकल वेटिंग इस स्क्रिप्ट की कंसर्न डिपार्टमेंट ने की है, इन राइटिंग की है। ट्राइबल्स के बारे जो है, ट्राइबल्स के ऊपर, फिशरीज का जो है तो फिशरीज डिपार्टमेंट ने किया। तो ये सब वेटेड स्क्रिप्ट्स हैं, उन्होंने इसे क्लियर किया, तभी ये पब्लिकेशन के लिए गई है और वो ऑफिशियली इन्होंने वेट किया। और इसके बाद जो आता है वो एक छोटा सा चैप्टर है जो सिर्फ 3 पेजेस का है, वो चैप्टर जिसपे ये बताया गया है कि इश्यूज रिलेटेड टू टेरिटोरियल वाटर्स अराउंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इस पे मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में आपसे ये कहता हूं कि किसी तरह ये से जो मैपिंग, किसी हाँ। तरह से एक गलत मैप जी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी जुडिशरी को गुमराह करने के लिए किसी ने बना करके नेट पे फ्लोट कर दिया था। ये पहली वाली, पहले वाले ये जो मैप आप देख रहे हैं, बाद में फिर ये और ये मैप पे 4 टुकड़े कर दिए गए थे राइट, हमारे। राइट राइट। लेकिन मैंने दूसरे लोगों की एडवाइस लेकर के, उनके कंसल्टेशन से एक एफर्ट शुरू की कि ये मैप को डिसमिस किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही चीज बताए। राइट। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएमओ के थ्रू से मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ये मैप गलत है, हमने कोई मैप इशू नहीं किया। ओके। और इसी लाइन पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर के परसू करते रहे, और ये टेरिटोरियल वाटर का एक प्रोपोज हमने कार्टोग्राफी की है। राइट। ये कोई मैप नहीं है, हम इसे मैप नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी आवाज को सुना और जो पुराना नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को रद्द करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया, जो पिछले साल ही अप्रैल में हुआ है। और उस पे कम से कम जितने पॉइंट्स हैं वो जो हमने इस पे दिखाए थे इस रफ स्केच में, वो सारे पॉइंट्स को कवर किया गया। पहले का जो एरिया था जो हमें गुमराह कर रहा था, जुडिशरी को गुमराह कर रहा था, वो एक 30 या 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। और अभी जो है ये 1 to 1.4 या 1.3 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बहुत ही रफ एस्टिमेट है। इसे जो नेवल हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन देहरादून वही इसे कंफर्म कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो इसके ऊपर एक मैप भी इशू करेंगे। ओके। मैं चंद शब्दों में ये जरूर बताना चाहूंगा इस मैप को, आसान शब्दों में, ताकि क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जो मुझे इस इंटरव्यू की ओर आकर्षित किया, जब सर ने बताया कि हमारा जो है इंटरनेट में ये मैप फ्लोट हुआ करता था, जहाँ पे लोग ये मानते थे कि हमारा जो नारकोंडम आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, इसको एक टेरिटरी दे दी गई थी। इनको अलग से दिया, इनको अलग से दिया। हमारा जो नॉर्थ एंड मिडल एंड साउथ अंडमान अलोंग विथ हड बे, लिटिल अंडमान है, इनकी एक मैपिंग कर दी गई थी। मैपिंग यानी कि इनका जो दायरा है समुद्र में, उसे बताया गया था कि ये हमारा दायरा है। इसके बाद निकोबार को एक अलग से दायरे में रखा गया था, यानी कि हमारे अंडमान निकोबार को 4 भाग में बांट दिया गया था। ये है नॉर्थ मिडल एंड साउथ अंडमान, यहाँ पे जो है निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे बैरन, यहाँ पे ये। अब इसमें बदलाव क्या आया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि, और वो क्यों आया वो भी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो है इंटरनेशनल वाटर्स में काउंट हुआ करता था, और ये जो जमीन का हिस्सा है और ये जो लाइन है, इसके बीच में जितने भी समुद्री हिस्से हैं, ये हमारा समुद्री हिस्सा माना जाता था। यानी कि अगर पोचर्स आते हैं, विदेशी मुल्क के जो लोग आते हैं फिशिंग करने, या उन्हें यहाँ से जाना भी होता था, कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि गलत तरीके से इंटरनेट में बताया गया था कि हमारी बाउंड्री जो है यूं है, यानी कि वे जो है नारकोंडम एंड बैरन के बीच से यूं होते हुए हमारे बहुत करीब से गुजरते हुए, एंड हडबे और निकोबार के बीच का जो स्पेस है वहां से भी होते हुए, जिसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं, वहां से गुजर के रोम अराउंड कर सकते थे। ये काफी खतरनाक होता, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक होता, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे। सर बेसिकली तो अंडमान पे मैंने ही शुरू किया था। सबसे पहले मैं एलजी साहब को कन्विंस कर पाया, जी जी जी, और एलजी साहब ने तब प्रेजेंटेशन के लिए कहा, और इसे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एग्जामिन किया जी, और मेरे प्रेजेंटेशन से वो कन्विंस हो गए थे। मैं खुद कोर्ट पे गया, जी, कुछ पोचर्स के केसेस थे, हाँ हाँ हाँ,
तो वो जज साहब तो नाराज हो गए, उन्होंने कहा इसे बाहर भेजो, ये फिशरीज एक्सपर्ट जो है इसे बाहर भेजो आपको। हाँ, तो वो वकील ने तब मुझे कहा सर आप क्या बोल रहे हैं, हमारे पास मैप है और ये दूसरी एजेंसीज खड़ी है, वो कहती है नहीं नहीं ये इनोसेंट पैसेज पे थे, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे पैसेज पे थे, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। एग्जैक्टली तभी ये मुद्दे को मैंने समझाना चाहा कि जब ये जो पैसेज कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से अगर ये घूम फिर रहे हैं तो ये मतलब इनोसेंट पैसेज पर है, लेकिन वहीं पर बात उठता है कि जब ये इतने करीब से हमारे गुजर सकते हैं तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक खतरा हो सकता है। इन सारे चीजों को ध्यान में रख के सर ने जो है एक ये सारे पॉइंट्स को इन्होंने ज्वाइन किया, जैसे ये बैरन हो गया, ये नारकोंडम हो गया, ये हमारा नॉर्थ मोस्ट अंडमान का भाग हो गया और वैसे ही साउथ मोस्ट पार्ट यानी कि निकोबार पार्ट्स, इन सब को मिला के सर ने जो है एक यूं मैप बनाया और इसे जो है एक्सेप्टेंस के लिए इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। तो प्रपोजल था जी जी कि ये होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुल करके मदद की। ओके जो पहले के चीफ सेक्रेटरी से चेतन सांगी साहब, जी, फिर उसके बाद जतेंद्र नारायण साहब, इन्होंने खुल करके ऑन ग्राउंड ये खुद केस बना करके लेकर गए हैं मिनिस्ट्री में और इन्होंने वहाँ मीटिंग्स अटेंड की है कि सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसे देखिए। राइट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद उसी के ऊपर कन्विंस हुई। ओके, उसके साथ मैं यहाँ पे एक एनजीओ है बाय नेम फैंस, ओके, फोरम फॉर सिक्योरिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ओके, मैं फैंस का लाइफ मेंबर हूँ और हमारे फैंस के जो मार्गदर्शक हैं वो इंद्रेश जी भाई साहब हैं। इंद्रेश जी भाई साहब पहले इंसान हैं जो इस मैटर को लेकर के जब मैंने उनसे डिस्कस किया वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश मुखी साहब के पास गए और उन्हें सारा डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किया। उसके बाद यहाँ लोकल लेवल पे जितने भी एफर्ट्स हैं वो मेरे हैं। यहाँ पे जब मनोहर पारिकर आए थे वो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर जी, तो उन्हें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्हें एक्सप्लेन किया और यहाँ मैं हर चीफ सेक्रेटरी के साथ चिपका रहा कि सर इसका कुछ कराइए, ये नेशनल लॉस हो रहा है। राइट, राइट, ये देखिए टेरिटोरियल वाटर वो लिमिट होती है जहां तक आपका सोवेराइन राइट होता है। एग्जैक्टली, कोई भी बाहरी मुल्क का आदमी उसके अंदर नहीं आ सकता विदाउट योर परमिशन। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको वीजा की जरूरत होती है, तो उन्हें अंदर आने के लिए हमारी परमिट की जरूरत होती है, वो हमारी जमीन है। बिल्कुल, और यहाँ के जैसे डिप्टी कमिश्नर के पास यहाँ की टेरिटरी है, लैंड का एरिया है, वो एरिया भी डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल में आता है। ओके, वो डिप्टी कमिश्नर उसमें अलॉट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट कर सकती है कि ये जमीन हम तुम्हें दे रहे हैं। और इसे दूसरा इसका नाम है, ये टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो सी है इसे इंटरनल वाटर्स कहते हैं और इसे आर्किपेलेजिक सी भी कहते हैं। ओके, तो आर्किपेलेजिक सी वैसा ही है जैसा लैंड है हमारे लिए। आपका पूरा कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। ओके, अच्छा, इस किताब पे दूसरी चीजें भी हैं, जैसे ओशन डेवलपमेंट पे रहते हुए मैंने पहला केज कल्चर वेंचर किया था। सी पे फ्लोटिंग केजेस डाल करके, उसकी तस्वीरें भी हैं इस किताब में। सी पे फ्लोटिंग केजेस डाल करके यहाँ के लोकल वैरायटीज को उस पे पाला गया था। हैवलॉक जो अभी शहीद द्वीप कहलाता है उसके सामने भी वो ऐसी फिशिंग होती है ना। तो अब ये पॉपुलराइज हुई है, अब लोगों को डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सी एरिया अलॉट कर रही है कि केज कल्चर करो। एग्जैक्टली, तो वो पहला वेंचर था और वो उसके केजेस जो थे यही राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने डाले हुए थे, उसके फोटोग्राफ्स भी हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वक्कम पुरुषोत्तम साहब, वो इतने वो हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे, उन्होंने कहा मुझे लेकर चलो, तो उन्हें लेकर गए थे उन केजेस पे देखने के लिए। वो देखने के लिए वो ऊपर खड़े होकर के वो नीचे फिशेस हैं, फिशेस को फीड कर रहे हैं, वो आके खा रहे हैं, वो देख रहे थे। वो पहला वेंचर था और इस बात की खुशी है कि उस वेंचर से आज लोग आगे आ रहे हैं और यहाँ पे केज कल्चर का अटेम्प्ट शुरू हो चुका है और कुछ जगह पे हो भी रहा है। राइट। अच्छा, इसके अलावा उसी डिपार्टमेंट पे रहते हुए ओशन डेवलपमेंट पे मैंने एक यूनिक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था,
रीजूनोवेशन ऑफ कोरल रीफ, ओके, मतलब कोरल रीफ को दोबारा पैदा करो। एग्जैक्टली। तो जब ये प्रपोजल मेरे हेड ऑफिस पे गया दिल्ली पे, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला यार ये क्या है यार, ये क्या भेज दिया आपने, हाँ, और यू कम ओवर। तो मैं वहां गया, तो उन्होंने CMFRI और NIO से एक्सपर्ट्स बुलाए थे कोरल्स के, उनके साथ बात हुई, तो वो कम से कम कन्विंस हो गए। और जब हम प्लानिंग कमीशन पे गए, तो हमारे बॉसेस ने कहा देखो ये कोरल्स हमारा फील्ड नहीं है, बेटर यू कम अलोंग। राइट। जब प्लानिंग कमीशन पे गए तो हमने मांगा था कोई 18 लाख, और प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव किया 80 लाख, बाकी कंटीजेंसीज को भी लेकर एडॉप्ट कर लिया जी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रियली सो हैप्पी, ऑल द पीपल, एंड देन वी क्रिएटेड आर्टिफिशियल रीफ इन द सिसोस्ट्रिस बे। ये JNRM के सामने जो समुंदर है, उस समुंदर में ओके 3 पिनेकल्स हमने क्रिएट करे। उसके बाद मैं वो कर रहा था, उस पे मेरा PhD भी चल रहा था। यहाँ के जो LG साहब थे, वक्कम पुरुषोत्तम साहब, उन्हें मुझसे इश्क हो गया और वो मुझे वहां से खींच करके फिशरीज डिपार्टमेंट पे ले आए। तो सुनामी के बाद जब मैंने वहां पे दोबारा डाइविंग की, तो वो बुरी तरह से डैमेज हो गया, राइट, फैल गया था। लेकिन जो उतने अरसे में बनाने के बाद जो मैंने देखा है, इट रियली वर्क्स। और अभी केशव चंद्र जी ने पिछले साल मुझसे कहा था, आरिफ तुम्हारा वो जो कंसेप्ट है ना, आर्टिफिशियल रीफ, रीजूनोवेशन ऑफ कोरल रीफ, मैंने कहा हाँ सर। बोला वो अभी फॉरेस्ट कर रही है, उन्होंने मुझसे अप्रूवल लिया है कुछ। सो आई एम अगेन हैप्पी दैट ये सारे आइडियाज जो हैं ये फ्लोरिश हो रहे हैं। बिल्कुल, कोई एक आइडिया भी फ्लॉप नहीं हुआ है। उसके बाद ये फिशरीज पे वापस आने के बाद, यहाँ पे स्पोर्ट फिशिंग क्या है, हमारे रूल्स में कुछ नहीं था। जो फिशरीज का रूल्स है उस पे स्पोर्ट फिशिंग क्या है नाम की चीज नहीं थी। यहाँ पे एक फ्रेंच डेंटिस्ट आए थे जो डिग्नाबाद में रहते थे, और वो हर साल जाकर के अपना वो वीजा एक्सटेंड करके लेकर आते थे। वो पहले आदमी है जिन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट फिशिंग शुरू की और लोगों को बताया ये ऐसे है। उनकी एक बेटी भी थी जो इंडिया में ही पैदा हुई थी और वो हिंदी बोलती थी। तो हमारे कुछ लोग आना शुरू हुए जब मैं साउथ अंडमान पे रजिस्ट्रार था फिशिंग वेसल्स का, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आना शुरू हुए और वो आए बड़े रोते हुए और कहा कि हम 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और हमें रजिस्ट्रेशन आप लोग नहीं दे रहे हैं, ये फिशिंग वेसल है, हम लोग स्पोर्ट फिशिंग करते हैं। वो लोग बोलते आइस बॉक्स बताओ, ये बताओ। तो उस वक्त हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो शक्ति सिन्हा साहब के पास मैंने गया, मैंने कहा सर ये है सर, इन्हें अभी तक हम लोग रोक कर रखे हैं, कुछ लॉजिक नहीं लगता है सर, उन्हें देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, वी आर कन्विंस्ड टू स्टार्ट इशूइंग, रजिस्टर है। तो उस वक्त स्पोर्ट फिशिंग एक तरह से शुरू हुई है, उनका टेक ऑफ हुआ है। और मेरे रहते ही रहते कई स्पोर्ट फिशिंग वेसल्स यहाँ पे चलने लगे थे। तो उसे एनकरेज करने के लिए मैंने ये किताब अक्षय मलावी के साथ लिखी थी कि लोगों को पता चले स्पोर्ट फिशिंग क्या है और स्पोर्ट फिशिंग में क्या हो रहा है। थैंक यू आरिफ सर, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। एंड इतना ही नहीं, अगर हम इस किताब अंडमान आर्टिकल्स की बात करें तो हम आपको बता दें कि ये अमेज़न में उपलब्ध है। हम आप लोगों को लिंक शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं लिंक में जाने के बाद। और ये इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी किताब है जो अंडमान की शुरुआत से लेके आज तक और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उन सब को, फिर चाहे वो मैरीन लाइफ हो या एरियल लाइफ हो या लैंड लाइफ हो, इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से इन्होंने बताया। काफ़ी हिस्ट्रीज है इसके अंदर में, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क जो यहाँ पर हुए उनके बारे में उन्होंने बताया है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए एंड डेफिनेटली अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप इस किताब को पढ़ लोगे तो आपको अंडमान निकोबार के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, आपका ज्ञान जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। इस पे थ्रस्ट एरिया है टूरिज्म एंड फिशरीज।
एग्जैक्टली। क्योंकि भारत सरकार ने 2 सेक्टर को चुना है जी, अंडमान पे डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक की वेलफेयर और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए। एक टूरिज्म है, एक फिशरीज है। तो तो मेन बिल्कुल उन 2 टॉपिक्स पे फोकस किया गया। फोकस किया गया। अगर हम इस किताब वोल्केनो वाली जो किताब है बैरन आइलैंड के ऊपर में, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे ये लिखा हुआ है कि दिस बुक इज बाय आरिफ एम मुस्तफ़ा एंड अल्तमश मुस्तफ़ा। हम आपको बता दें कि अल्तमश मुस्तफ़ा सर के पुत्र हैं एंड यहाँ हमारे साथ मौजूद भी है। हम चाहेंगे कि चंद शब्द हम अल्तमश सर से भी सुने। एंड इसके अलावा ये जो किताब के मैंने अंडमान आर्टिकल्स के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो जियोलॉजिकल पार्ट सेक्शन है उसमें भी इनका नाम दर्शाया गया है। उनमें उनकी क्या हिस्सेदारी है वो हम अल्तमश सर से ही जानना चाहेंगे। सर प्लीज। नमस्कार सभी अभिव्यक्ताओं को जो यमीन सर के चैनल से जुड़े हुए हैं। और पहली बात तो मैं यमीन सर को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी इज्जत अफजाई की है। और साथ ही साथ मैं कुछ पहले किताबों के बारे में या हमारे पिताजी के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा इस चैनल के बारे में। सर का योगदान हमेशा रहा है मेरे साथ, काफ़ी पहले से युवा संगम और नेशनल प्रोग्राम सभी से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि हमेशा अभिव्यक्ताओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी चीज़ों को ज़रूर सीखें। इस माध्यम से युवा आज भटक रहे हैं कहीं ना कहीं मोबाइल के और वर्चुअल वर्ल्ड पे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि इस चैनल के माध्यम से अच्छी चीज़ों को सीखें। जैसे ये एक जो टॉपिक था, ये अंडमान की हिस्ट्री के बारे में, वेरियस आर्टिकल्स के बारे में। अंडमान आर्टिकल जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, हमारी जो पुरानी बुक थी वोल्केनो बैरन आइलैंड के ऊपर, जिसपे मैं को ऑथर रहा हूँ, इसमें मैंने एक छोटा सा असल में चैप्टर दिया था जो था बैरन आइलैंड्स के ऊपर से और उसके डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर से कि कैसे हम बच सकते हैं, कितना समय लगेगा इवैक्यूएशन के लिए। क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, मैं आप लोगों के अपने इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं, मैं अभी सहायक प्रोफेसर हूं और एसोसिएट डीन हूं डीप रेट पे। और ये सारी टॉपिक्स और ये सारे जो स्पेशलाइजेशन है ये मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इनके जैसे ऑथर के सामने मैं बहुत छोटी मतलब शख्सियत हो जाता हूँ, लेकिन तब भी मैंने कंट्रीब्यूट किया। पापा ने बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारा है तो तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। और साथ ही साथ इसके जियोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स जो अंडमान आर्टिकल्स, मैं और एक बात मैंने पहले भी कहा है एक न्यूज़ चैनल पे, मैं आपको फिर से ये बोलना चाहता हूँ। अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए बच्चे युवा है, जो सबको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल नॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडमान के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये अंडमान आर्टिकल जो बुक है इसको प्लीज़ आप खरीदें। रीज़न ये है, आपके अपने गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आजकल यहाँ की सरकार जो एएनएन एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी सवाल आपसे पूछती है। यहाँ के साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ का जियोग्राफिकल नॉलेज, यहाँ का हिस्टोरिकल नॉलेज, वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप नेट से जब गूगल करेंगे ऑथेंटिक हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, आपको ऑथेंटिक साइंटिफिक डाटा नहीं मिलेगा, मैरिन फ्लोरा एंड फौना या फॉरेस्ट्री का आपको असल डाटा नहीं मिलने वाला। ये कंपाइलेशन है, एक इंसाइक्लोपीडिया है मेरे हिसाब से अंडमान के सारे इंफॉर्मेशन का। और जैसा इन्होंने अभी आपको बताया है कि इसमें सारी चीज़ें वेटेड हुई है। वेटेड मतलब ये तथ्य प्रमाण के तहत सारी जगह से घूमते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के सारे बड़े ऑफिसर्स ने इनको मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखा हुआ है कि ये जो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है सब ऑथेंटिक है। तो मेरा आपसे अनुरोध है और मैं इनके चैनल के माध्यम से मैं फिर से आपको ये कहूँगा कि ज़रूर इस बुक को खरीदें। और इस तरह के जो आर्टिकल्स यमीन सर बनाते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लेकर बनाते हैं, आप प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ चंद लफ्ज़ों में मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये दोनों के लिए है, क्योंकि हमारे जो बड़े पापा उनका नाम भी यमीन है और हमारे जो पिताजी उनका नाम आरिफ है। तो इनकी इज्जत अफजाई के लिए मैं चंद लम्हे कहना चाहूँगा आपसे। चंद मेरे अशार हैं, वो है कि तिरंगा दिल पे रखता हूँ, लबों पे हिंदुस्तान रखता हूँ, मनसफ हूँ, मनसफ यानी कि ऑथर, मनसफ हूँ मैं, अपने किताबों में पूरा हिंदुस्तान रखता हूँ। नमस्कार। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अल्तमश जी। एक जब उन्होंने हमारी इतनी तारीफ की है, हम उसके लिए उनको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। डेफिनेटली हमारा भी एक कोशिश रहता है कि हम
हमारे युवाओं को बेहतर से बेहतर चीज़ों से अवगत कराएं ताकि उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो। लेकिन ये अवसर हमें देते हैं हमारे ही द्वीपवासी जैसे अल्तमश जी, आरिफ सर एंड आप सब हमारे दर्शक जो हमें कमेंट सेक्शन में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के माध्यम से हमें दिशा दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्तमश सर जो है अपने अब्बू से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर जब मैं मुस्तफ़ा सर से बात करता हूँ तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस आयु में उन्हें पता है और ये उनके लिए एक एडवांटेज है कि अपना जो उनका प्रोफेशन है, उनका जो एजुकेशन है, उसके अलावा अपने पिताजी से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे इनका जो है माइंडसेट कितना ज़्यादा और आगे बढ़ जाता है। एंड इनसे बात करना भी हमारे लिए बहुत लाभदायक था क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जो है अपने अंदाज में बताया। हर किसी का एक अंदाज होता है, वहाँ से हम कुछ सीखते हैं, यहाँ से हम कुछ सीखते हैं। तो अल्तमश सर को हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरीके से और नॉलेजेबल बने और तरक्की करें। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल में इतनी सारी बातें कहने के लिए। थैंक यू आरिफ सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने बारे में हमें बताने के लिए। बराबर इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं एंड अंडमान निकोबार से जुड़ी बहुत सारी बातें इनसे जान सकते हैं। आरिफ सर जैसे और हमारे द्वीपों में जो रत्न मैं कहूँगा जिन्होंने अंडमान निकोबार को बनाने में अपनी पूरी जीवन दिया है, अपना पूरा एनर्जी दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस खूबसूरत से प्रोटेक्टेड एंड बेहतरीन द्वीपों के बीच रहते हैं। इनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है जिनके लिए हम उनको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे ही हमारे अंडमान निकोबार के जो बहुमूल्य रत्न हैं उनसे समय समय पर मिलते रहें, उनसे बातचीत करें, उनकी जीवनी के बारे में आप लोगों को भी बताएं ताकि उससे हमें भी पता चले कि हमारा इतिहास कैसे बना और हमारा भविष्य और बेहतर कैसे हो सकता है। ये हमारी तरफ से हमारे ये बेश के पब्लिकेशंस न्यूज़ अंडमान को हम प्रेजेंट करें। Thank you so much, Altamas sir, and thank you so much, Arif. फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।